जैक अपना मॉडल सेट जारी कर चुका है और मैट्रिक का यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट है। मॉडल सेट आपको दो तरह के जारी किया है। एक आपको 40 नंबर का जो है वो है से ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, और एक 40 नंबर का जो होगा वह सब्जेक्टिव है। तो आज हम इस मॉडल 40 नंबर का मॉडल जो जिसको सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव मॉडल में आपका जो होगा, आपको कुल प्रश्न की संख्या जो है से 19 रहेगा, और 1 से 7 तक जो प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसको एक वाक्य में उत्तर देना है। और 1 से 8 से लेकर के 14 तक जो प्रश्न होंगे उसमें से मात्र 5 प्रश्न का उत्तर देना है जो लघुत्तरीय होंगे, और 15 से 19 तक जो प्रश्न होंगे वो आपको इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, और जिसका अधिकतम शब्दों की संख्या आपको है से 250 होगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो आपका है इस सोशल साइंस का। यहाँ पर है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। पहला क्या है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। ड्यूक मेटरनिक। आपको इसी तरह से 1 नंबर का जो प्रश्न होगा इस तरह से लिखना है, आपको टिक लगाने वाला इसमें नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। कब की गई थी और कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1818 ईस्वी में से इसको स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, इसका फोर्ट ग्लास्टर में। फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है, ये कोलकाता में है। खरीफ फसल किसे कहते हैं, इसको भी एक शब्द में उत्तर देना है। जिस फसल को जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, ऐसे फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है। खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी कहते हैं। पर 4 नंबर में है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां को लिखिए। लोकतंत्र को बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन इसमें से मात्र आपको 2 चुनौती को ही लिखना है। सबसे बड़ा चुनौती गरीबी है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, बेरोजगारी है। तो हमें लगता है कि आज का जो सबसे बड़ा चुनौती लोकतंत्र का है बेरोजगारी दूर करना। ऐसा तो सारा चीज़ है, बेरोजगारी गरीबी को दूर करना, क्योंकि जीवन का यह मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो ऐसा समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में जब संविधान बना था उस समय 47 विषय थे। वर्तमान में अभी 52 विषय हुए हैं। तो इसमें इतना बड़ा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 2-4 भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको शिक्षा है, वन है, विद्युत है, विवाह है, गोद लेना है, मतलब ये 5 है। ये 5 आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ऐसे तो 52 अभी वर्तमान में है। प्रश्न है ऐसे, ये कुल प्रश्नों 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है, लेकिन ये मॉडल सेट है तो इसमें तो 7 प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा मेरे द्वारा। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। यह मुद्रा का विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। लेन देन के विनिमय के वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। मतलब मुद्रा जो है आपको लेन देन में, जैसे या सेवा में, जैसे मान लेते हैं कि दोनों के बीच मध्यवर्ती का काम ऐसे करता है, जैसे कोई भी आदमी अगर कर्मचारी है, अगर वो काम करता है तो उसको वेतन पैसा के रूप में ही प्राप्त होता है। यह सारा लेन देन तो इसका मध्यवर्ती के रूप में काम इस तरह से करता है। अब देखिए 7वां में है, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, या विदेशी निवेश से क्या समझते हैं। व्यक्ति या कंपनी दूसरे देश में वहाँ का जो व्यक्ति या कंपनी के साथ ऐसा अपना कारोबार शुरू करता है या व्यापार करता है, उसे हम विदेशी निवेश करते हैं। मतलब सीधा सा ये है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार को बढ़ाता है या अपना पूंजी को निवेश करता है, तो इसको हम विदेशी निवेश कहेंगे। 8वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीका। मतलब जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी शुरू किए थे तो भारत लोग कौन सा तरीका अपनाया था, इसको कैसे विरोध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो असहयोग आंदोलन में एगो बहुत बहुत जो पहला तरीका है, सरकारी नौकरी से लोग ऐसे त्याग पत्र
देने लगे थे। जो भी अंग्रेज का जो नौकरी करते थे भारत के लोग, वो सबसे पहले अपना त्यागपत्र दिया और असहयोग आंदोलन में एक तरीका इस तरह से अपनाया गया। दूसरा है अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस कर दिया, मतलब यही विरोध का एक बहुत बड़ा कारण रहा। अंग्रेज जब कोई इस भारतीय काम करते थे तो उसे उपाधि से सम्मानित किया जाता था, उसको लोग ऐसे वापस कर दिए। उसके बाद है विदेशी कपड़ों को आग के हवाले किया गया, मतलब जो भी विदेशी कपड़े थे उसको आग का होली खेला गया, मतलब उसको ऐसे जलाया गया और इसको विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया है, कोई भी सरकारी या विदेशी वस्तु थे उसको ऐसे वो लोग बहिष्कार करके असहयोग आंदोलन कर को सफल बनाया। यहाँ पर है आपको 9वां में पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और भारत का औद्योगिक उत्पादन अचानक बढ़ गया। इसका बढ़ने का कुछ रीज़न इस प्रकार है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था और सिर्फ वह युद्ध संबंधी वस्तु को ही निर्माण करता था, बाकी वस्तुओं का निर्माण करना वो बंद कर दिया था, या करता भी था तो बहुत कम करता था, जिससे भारत का एक मौका मिला। और भारत क्या किया कि अपने देश में जो घरेलू उत्पादन में जैसे चमड़े के जूते, जूट का बैग, सेना के वर्दी, घोड़े के काठी इत्यादि जो उत्पादन होते थे उसका अचानक एकदम वृद्धि हो गया, उसका डिमांड बढ़ गया, क्योंकि युद्ध में का मतलब वहाँ पर आवश्यकता था। तो इस तरह से भारत में ऐसे आपको औद्योगिक विकास होने का सबसे बड़ा अवसर मिला था प्रथम विश्व युद्ध में, और जिस कारण से भारत ऐसे अपना उत्पादन को काफ़ी बढ़ाया। 10वां में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं। और एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन का जैसे कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और इसके अंतर्गत आपको जंगल और जल भी है, वन भी है, तो जो कभी समाप्त नहीं होता है, लेकिन इसका ह्रास होता है अधिक उपयोग करने से। अनवीकरणीय संसाधन तो ऐसा है जिसका एक बार उपयोग करने पर वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के संसाधन में आपको कोयला है, पेट्रोलियम है। में है दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी है। तो दबाव समूह जो है खाती है, तो यहाँ इस प्रकार है आंदोलन के माध्यम से जनता की समस्या से अवगत कराती है, पहला। 2 नंबर में है सरकार को मनमाना करने से रोकती है, मतलब ये बहुत बड़ा काम है। अगर दबाव समूह ना होगा तो सरकार बिल्कुल एकदम निरंकुश हो जाएगी और वह मनमाना करना शुरू कर देती है। तीसरा है दबाव समूह एक के हित में कानून बनाने से रोकती है। जैसे मान लेते हैं कि सरकार बदलते रहती है, हर पार्टी के हर जाति के लोग रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि वह अपने विशेष जाति के ख्याल करके वो कानून बना ले, इसमें से दबाव समूह काम करती है। और चौथा में है सरकार को निरंकुश होने से रोकती है एकदम बिल्कुल, इसलिए दबाव समूह होना अति आवश्यक है। सरकार का एक नया आईना के आईना के रूप में काम करता है। यहाँ पर आपको है 12 में श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। जातीय बनावट इस प्रकार से है, 74% वहाँ पर सीरी निवास करते हैं जो श्रीलंका का मूलवासी हैं, और 18% आपको तमिल हैं, और 7% वहाँ पर ईसाई हैं, और 1% अन्य जाति के लोग रहते हैं। और ये 18% जो तमिल है आपको ये मूल रूप से आपका भारतीय के हैं। तो ये 2 तरह के हैं, जो पहले जब अंग्रेज़ों का जब भारत गुलाम था उस समय चाय बागान में काम करने के लिए जाते थे, उस समय के जो जाते थे वो श्रीलंकाई मूल के तमिल हो गए, और बाद में जो है से वहाँ पर जाकर बसे, अपना कारोबार किया, वह हिंदुस्तानी तमिल है। तो इस तरह से इतिहास में आपको श्रीलंका का एक जातीय संघर्ष बहुत लंबा रहा है। तो इस तरह से है ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण ऋण का जो लेने का शर्त क्या होता है। शर्त है यहाँ पर, पहला है समर्थक ऋणधार। समर्थक ऋणधार का मतलब हुआ कि जिसको ऋण बैंक देती है उसको देखा जाता है कि वह नौकरी में है, पेशा में है, उसके पास संपत्ति क्या है, ज़मीन क्या है, इसके आधार पर उसको ऋण देती है।
और उसके बाद ब्याज दर, उसका शर्त होता है कि ब्याज दर कितना होगा और किस स्थिति में कितना होगा। तीसरा में है आवश्यक कागजात, ऋण देने के लिए उसमें जो ज़रूरी कागज होंगे वो यहाँ से आपको दिया जाता है, और भुगतान का तरीका कि भुगतान किस्त में होगा या एक बार होगा। तो इस तरह से ऋण का शर्त आपको है। 14वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्य को लिखें। WTO, इसका स्थापना आपको है 1 जनवरी 1995 को हुआ था आधिकारिक रूप से, और अभी वर्तमान में 164 देश हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है देखिए, इसमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का कार्य करती है। पहला उद्देश्य हुआ कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का काम करना। 2 देशों के बीच बात करके व्यापार का बढ़ावा देना। 3 नंबर में है विकासशील देशों को आर्थिक व्यापारिक विकास के लिए आर्थिक सहयोग करना। ये मुख्य रूप से आपको यहाँ से विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है। अब अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न है, लेकिन सिर्फ 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो चलिए इस पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप के कुछ लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब उन्हें 18वीं सदी में जब ऐसा हुआ, मुद्रण संस्कृति जो छापा खाना का जब विकास हुआ, तो ऐसा उन लोग को महसूस होने लगा कि निरंकुशवाद अब अंत हो जाएगा और ज्ञानोदय मतलब पूरे देश में ऐसे मतलब लोग ऐसे ज्ञानी हो जाएंगे। यूरोप में मुद्रा संस्कृति में निरंकुशवाद का अंत होने के साथ साथ ज्ञान के प्रसार को बड़ा योगदान दिया। लोगों को विश्वास था कि बुद्धि एवं शिक्षा का संचार हो जाएगा तो निरंकुशवाद से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षा एवं बुद्धि का संचार बड़े पैमाने पर तभी संभव है जब घर घर व्यक्ति के पास किताब होंगे और पत्रिका होंगे। हर व्यक्ति के पास किताब एवं पत्रिका पूर्ति तभी हो सकती है जब मुद्रण संस्कृति का विकास होगा। तो इस तरह से लोग का धारणा था। अब है लोकतंत्र किन परिस्थिति में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है या बैठाता है। हाँ, तो इसका प्रश्न यहाँ भी था कि लोकतंत्र में निम्नलिखित संवैधानिक अधिकार से विविधता जो है समाज में वह से दूर करने का प्रयास होता है और सामंजस्य स्थापित करता है। तो पहला है समता का अधिकार। मतलब संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि सभी को समान अधिकार की बात कही गई है। सबको वोट देने का अधिकार, इससे भी ऐसे सामाजिक समता लाया जा सकता है या इसमें सामंजस्य बैठाया जा सकता है। महिला पुरुष सभी को एक समान व्यवसाय चुनने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक सबको ध्यान रखा गया है। धार्मिक रूप से सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ताकि सभी विविध सामाजिक जो बनावट है भारत का वो सभी सामंजस्य बीच बना जा सकता है। कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है। भूमिका विनिमय का सुगम बनाना, बैंकिंग शाखा बनाना, वस्तु विनिमय से मुक्ति दिलाना, व्यापारिक व्यवस्था आसान बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास करना। तो ही आपको एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की भूमिका है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय माने एक अर्थव्यवस्था में आपको यहाँ से मुद्रा की भूमिका राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। दुर्लभता क्या है। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। जल दुर्लभता क्या है। जल की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। जल संरक्षण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है। जैसे जल संरक्षण करने का बांध, तालाब इत्यादि वर्षा जल को रोककर किया जा सकता है। जल प्रदूषण को रोककर, क्योंकि जल प्रदूषण होने से वो पानी बेकार हो जाता है और हमारा उपयोग लायक नहीं होता है। और तीसरा में है अनावश्यक जल बर्बादी पर रोक। जल हम लोग अनावश्यक रूप से बहाते हैं, इससे भी आपको ऐसे रोक लगाना होगा। तो जल संरक्षण का एक माध्यम हमारा बनेगा। छत वर्षा जल संग्रह, हर घर से छत से वर्षा पानी होती है उसे हैं हम रोक करके या उसको किसी सोख्ता के माध्यम से बचा करके जल को संरक्षित कर सकते हैं। हर नल एवं कुआं के पास जल सोख्ता एक होना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रयास आपको ऐसा जल संरक्षण
में सहयोग हो सकता है। मानचित्र कार्य है इसमें कि इसमें आपको ऐसे नंबर दिया हुआ हजारीबाग, अजमेर, लव-अयस्क क्षेत्र, विशाखापत्तनम और मंगलुरु को ऐसे भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं इस तरह से। पहला हजारीबाग देखना है, में होगा, झारखंड में है, स्थान में है, तो इसको देखते हैं। को यहाँ पर होगा 1 नंबर में का क्षेत्र, उसके बाद विशाखापत्तनम है, उसके बाद बंगलुरु है, लौह का क्षेत्र होगा। और यहाँ पर आपको ऐसे विशाखापत्तनम है और ये है सबको बंगलुरु है। इस तरह से आप ऐसे मानचित्र का भी वर्क को कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।